सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुतालबे को लेकर लद्दाखी तलबा ने जम्मू में मुजाहरा किया। उन्होंने कहा है कि अलग डिवीज़न बनने के बाद लद्दाख में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ताकि वहां के बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए जम्मू ना आना पड़े। उन्होंने PHC इम्तिहान के मराकज़ लद्दाख में बनाने और जम्मू में मेडिकल में लद्दाख के बच्चों को दिए जाने वाले रिजर्वेशन को जल्द ही लागू करने की अपील की। मैं ज़ास्कर स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। हमारा आज का मुद्दा यही है कि हम लोग सदियों से यहाँ पे रिफ्यूज बन के बैठा हूँ, तो हमारे वहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाए। और साथ ही साथ जो UPSC के पेपर JNK में होता था IAS के लिए, वो हमारे वहाँ तो सीधा उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, बाकी IAS के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो हम तो सीधा आज ही खड़ा हुआ है, उसके साथ साथ कैसे कम्पीट कर पाएगा। तो उसके साथ वहाँ पे PSC का पेपर हो जाए, यही चाहता हूँ मांग। और इसके साथ साथ जो मेडिकल का रिजर्वेशन है, उसके साथ जो 5% लद्दाखियों को यहाँ जम्मू में मिलता है, उसके साथ जब तक वो फुलफिल नहीं होते तब तक यहाँ पे होना चाहिए। सैलरी का मुतालबा लेकर VDC मेंबर ने जम्मू में मुजाहरा किया। उनका कहना है कि 1996 से VDC मेंबर के तौर पर वो काम करते रहे हैं और उन्हें SPO को मिलने वाली सैलरी में से भी कम तनख्वाह ही मिलती है, लेकिन जब से SPO की सैलरी बढ़कर 18,000 हो गई है तब से उन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि वो बेहद मुश्किल हालात में अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सहूलत नहीं दी जा रही है। उन्होंने सरकार से VDC मेंबर की सैलरी उनके अकाउंट में दिए जाने की मांग की है। हम BDC जब से BDC के थे उस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के थे। डिस्ट्रिक्ट डोडा में जितनी भी BDC बनी तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में उनका ऑर्डर हुआ कुछ पैसे का, लेकिन हम 2001 से बगैर पे के, उस वक्त हमारी क्या मजबूरी थी, कैसे रह रहे थे कि हमारी बहनों माताओं उनका बलात्कार हमारे सामने हुआ करता था, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था। हम खाली हाथ थे, हमारे पास कोई चारा नहीं था। उस वक्त हमने ये गन्ने ली है। गन्ने ली तो हम उसके बाद जिस भी कमांडर के पास गए, जिस भी वो बोलते अपने आप हमने आपने गन्ने उठाए, आपको कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं दी। हमने बोला कि हमारी मजबूरी थी, अपने आप उठाइए। भर्ती किसी ने किसी को नहीं किया, अगर BDC का है तो उसने अपने आप ही उठाइए। इकट्ठा हम हुए कि जब से हमने गन ली तब से एक पैसा खर्चा नहीं दिया है। हमारे पास ऐसे आदमी थे, गरीब लोग थे, जिनके पाँव में जूता भी नहीं था। हमारे पास 10 रुपये हैं, लेकिन जिस किसी सियासी जमात को, जिस किसी सियासी पार्टी को ये गलतफहमी हो कि विलेज डिफेंस कमेटीज में खाली हिंदू रहते हैं और वो BJP को वोट करेंगे, तो उनकी गलतफहमी को मैं दिमाग से निकालना चाहता हूं कि ये VDC विलेज डिफेंस कमेटीज में हिंदू मुस्लिम रहते हैं, सभी रहते हैं। और आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम लोग उस पार्टी को चुनेंगे जो हमारे जायज़ हकूक़ के लिए लड़ेगी, जो हमारे जायज़ हकूक़ को मानेगी। जिला गुलगाम के नंद नगरी के बाशिंदे गुलाम दीन गोरसी ने 30 साल पहले एक केनाल जमीन सरकारी स्कूल की तामीर के लिए नंदीग्राम को दी थी ताकि गुलाम दीन को सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन 30 साल गुजर जाने के बाद भी गुलाम दीन को नौकरी नहीं मिली, बल्कि जमीन के बदले 30 रुपये मुआवजा मिल रहा है। नौकरी न मिलने के बावजूद भी गुलाम दीन स्कूल में अपने फ़र्ज की कोताही में कोई कमी नहीं रख रहे हैं और बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके हैं, लिहाजा उनके पास एक ही कमरे का मकान है। गुलाम दीन को उम्मीद थी कि नौकरी मिलने के बाद गुजर बसर में आसानी हो जाएगी, लेकिन अभी तक इसका इंतज़ार ही कर रहे हैं। स्कूल के टीचर नज़ीर अहमद भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि गुलाम दीन स्कूल में अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब ने पहले 30 साल पहले ज़मीन दिया स्कूल को कि इसमें हमारे को बोला था कि आपको नौकरी मिलेगी, तो इसमें 25 रुपया बोल रहे थे कि आपको माहवारा तनख्वाह मिलेगी, वो भी नहीं मिल रही है। और उसके बाद मोदी साहब से हमारी यही गुजारिश है कि मेरे पास एक ही कनाल ज़मीन थी, वो मैंने स्कूल को दे दी, तो अब ना हमारे को रहने के लिए घर है और ना कुछ है। और सब ने हमारे साथ यही चैटिंग की कि आपको नौकरी मिलेगी, कल मिलेगी, परसों मिलेगी, किसी ने कुछ भी नहीं दिया। मैं गुजारिश करता हूँ मोदी साहब से और गवर्नर साहब से कि प्लीज़ हमारी मदद की जाए। और हमारा ये ट्रांसफार्मर 5 महीने से ख़राब पड़ा है, लेकिन हमने बहुत बार अपील की, बहुत बार गए हम वहाँ डिपार्टमेंट के पास,
उन्होंने बोला कि वहाँ से ट्रांसफार्मर लाओ, हम ठीक करके देंगे। हमने अपनी जेब से पैसे निकाले हैं, अपनी जेब से उनको किराया दिया, यहाँ से ट्रांसफार्मर लेके गए हैं वहाँ तक, वहाँ छोड़ दिया और वहाँ से वापस उन्होंने भेजा था एक रात के लिए। जब यहाँ उसको कनेक्शन देकर वो सुबह फिर जल गया, उस पर ब्लास्ट हो गया, फिर लेके गया है। 4 बार हमने वैसा ही किया है। फिर डीसी के पास भी गए हैं, उनने बोला कल आ जाना, कल गए और उन्होंने बोला 3 दिन के बाद आ जाना। 5 अगस्त से पड़ा है ये हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब। यहाँ लाइट नहीं है, मोबाइल, एक आदमी मोबाइल लेके रखता है, दूसरा आदमी खाना खाता है। जब मेहमान आता है हम परेशान हो जाते हैं। गुलामदीन गोरसी है, मैं नदी मर्ग में रहता हूँ और मैंने 1 कनाल ज़मीन दी है जोगी मर्ग स्कूल को, मिडल स्कूल को। तो मुझे पीछे 30 वर्षों से मतलब कह रहे हैं कि तनख्वाह देंगे, 25 रुपये माहवार महीना मिलता है, मुझे वो भी नहीं मिल रहा है। अब मेरे बच्चों की कोई समस्या करें। मैं गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ, मेरी मदद करो। और मोदी जी से भी यही गुजारिश है मेरी गरीब की मदद करो, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। उधर कुलगाम के लाइसपुरा दमहाल के लोगों ने महकमा बिजली पर इल्जाम लगाया है कि लाइसपुरा के लोग गुज़श्ता 4 महीने से बिजली से महरूम हैं। मकामी लोगों का कहना है कि 5 अगस्त को तमाम ट्रांसफार्मर खराब हो गए और तब से लेकर मुकम्मल तौर पर बिजली नहीं आई है। हमने महकमे से मुतालबा किया है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और इसको जल्द अज जल्द हल करने का उन्होंने मुतालबा किया है। हम लाइसपुरा में रहते हैं, अहमदाबाद के साथ पड़ता हमारा इलाका ये, लेकिन हमें 5 फिर अगस्त से इतना वक्त गुजर गया, ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया। लेते थे लेकिन वहाँ वो कुछ ख़राब भी बेचते थे। और हमारा ये ट्रांसफार्मर 5 महीने से ख़राब पड़ा है, लेकिन हमने बहुत बार अपील की, बहुत बार गए हम वहाँ डिपार्टमेंट के पास। उन्होंने बोला कि वहाँ से ट्रांसफार्मर लाओ, हम ठीक करके देंगे। हमने अपनी जेब से पैसे निकाले हैं, अपनी जेब से उनको किराया दिया, यहाँ से ट्रांसफार्मर लेके गए हैं वहाँ तक, वहाँ छोड़ दिया और वहाँ से वापस उन्होंने भेजा था एक रात के लिए। जब यहाँ उसको कनेक्शन देकर वो सुबह फिर जल गया, उस पर ब्लास्ट हो गया, फिर लेके गया है। 4 बार हमने वैसा ही किया है। फिर डीसी के पास भी गए हैं, उनने बोला कल आ जाना, कल गए और उन्होंने बोला 3 दिन के बाद आ जाना। 5 अगस्त से पड़ा है ये हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब। यहाँ लाइट नहीं है, मोबाइल, एक आदमी मोबाइल लेके रखता है, दूसरा आदमी खाना खाता है। जब मेहमान आता है हम परेशान हो जाते हैं। उधमपुर शहर में कचरे की परेशानी को दूर करने के लिए इंतजामिया ने सुई इलाके में एक साइंसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट किल वेस्ट नाम से लगाया है, जिसमें कचरे को खुदकार रोबोट की मदद से चिमनी के टंक में जलाया जाएगा। 53 लाख के तखमीना लागत से इस प्लांट की तामीर का काम अगले 40 दिन में पूरा होने का इम्कान है। प्लांट की लागत जिला इंतजामिया और उधमपुर म्यूनिसिपल काउंसिल के बीच बराबर तकसीम की जाएगी। इस प्लांट से शहर का तकरीबन 40 मीट्रिक टन कचरा हर दिन जल जाएगा, जिससे ब्रिक्स के प्रोडक्शन के लिए और किसानों को उर्वरक के तौर पर मुहैया कराई जाएगी। ये पिछले कई सालों से शहर की अहम परेशानी बनी हुई थी और किसी भी कचरा ट्रीटमेंट प्लांट की कमी में उधमपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसे कौमी शाहराह पर जाखनी के पास डंप कर रहा था। बारिश के दौरान कचरा सीधे तवी नदी में गिर रहा था, जो कि वाटर सप्लाई पॉइंट के पास नदी को मुतासिर कर रहा था। लिहाजा शहर को पीने का पानी मुहैया कराने के लिए परेशानी होने लगी थी। सियासी पार्टियां, गैर सरकारी तंजीमें और शहर के दीगर समाजी मजहबी तंजीमें इसकी मुखालफत कर रही थी। सबसे बड़ा चैलेंज जो उधमपुर म्यूनसिपलिटी के लिए है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर किसी तरह की लैंडफिल साइट नहीं है। तो जब भी अमूमन हमें सॉलिड वेस्ट की डंपिंग करनी है तो एक लैंडफिल साइट के अभाव के कारण आप जानते हैं कि हाईवे के पास कुछ एक स्पॉट है जो पुराना आइडेंटिफाइड है, वहाँ पे पुरानी डंपिंग की जा रही है, जिस पे अभी कुछ एडवर्स डायरेक्शंस भी आई हैं। पर इन सभी चैलेंजेस को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने म्यूनसिपैलिटी के साथ डिस्कशन में एक प्रोजेक्ट कंसेप्चुलाइज किया, किल वेस्ट टेक्नोलॉजी प्लांट। ये एक ऐसा प्लांट है जो इसको किसी तरह का सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना केरोसिन, ना डीजल। ये मैग्नेटिक एनर्जी के साथ चलता है और अभी हम इसको पायलट बेस पे इंस्टॉल कर रहे हैं। एज़ पर आवर असेसमेंट अभी 1/4 जितना हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है सॉलिड वेस्ट म्यूनसिपैलिटी में, उससे हम इससे ट्रीट कर पाएंगे। वादे की तस्वीर 370 के खात्मे के बाद से बदलती जा रही है, चाहे वो
रियासत के हवाले से हो या फिर शहरियों को सहूलत फराहम कराने का मामला हो, वादी में पहली बार माजूर तलबा को इटली में होने वाली बैनुल अक़वामी स्कीइंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के मौके मैसर आए हैं और जिससे तलबा के साथ साथ रियासत में भी खुशी का माहौल है। खासकर के वादी के माजूर नौजवानों में खेलों के तय उम्मीद की किरण रोशन हो गई है। पेश हमारी खास रिपोर्ट। वादी के नौजवानों में सलाहियत की कमी नहीं है, यहाँ तक कि माजूर तलबा में भी जबरदस्त सलाहियत है। वो तलबा जिनको अभी तक अपने फन के मुजाहिरे के मौके नहीं मिले थे, दफा 370 हटने के बाद इसके इजहार के मौके पैदा होने शुरू हो गए हैं। वादी के कई जेलों से ताल्लुक रखने वाले बशीर अहमद, मोहम्मद सलीम वानी और आमिर रऊफ माजूर हैं, लेकिन इनके हौसले बहुत बुलंद हैं और गुज़िश्ता कई सालों से स्कीइंग जैसे खेल में दिलचस्पी रखते हैं और कई सालों से स्कीइंग सीख भी रहे हैं। इन खिलाड़ियों की सलाहियतों के पेश नज़र इन्हें इटली में होने वाली बैनुल अक़वामी स्कीइंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के मौके मिले हैं। ये तीनों स्कीइंग खिलाड़ी बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इनको समझाने के लिए एक लड़की श्रीनगर की अरवा ये काम करती है। अरवा के साथ गुलशन भी इनकी मदद करती हैं, जो इनकी बात ट्रांसलेट करती हैं। गुलशन जम्मू कश्मीर स्पोर्ट एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी हैं। लोगों ने प्रैक्टिस की और वहाँ मतलब इसके लिए सिलेक्ट हो गए। तो अभी क्या उम्मीदें होंगी इनकी आगे, जो ये चैंपियनशिप होने वाली है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो किस तरह के इनकी प्रिपरेशन अभी चल रही है और कब से ये यहाँ से रवाना होंगे? दिसंबर ये वहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, ये बोल रही है। अल्लाह तक है कि हमने तो कोशिश की जितना इनसे हुआ, इन लोगों ने प्रैक्टिस की है, प्लेयर्स ने। अरवा खुद इस दौर से गुजर चुकी हैं। अरवा के घर में उनकी माँ और दीगर लोग भी खुसूसी तौर से माजूर हैं, इसलिए अरवा इनको समझने में अहल है। अरवा का कहना है कि बशीर, आमिर और सलीम इटली में होने वाली इस बैनुल अक़वामी स्कीइंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए बड़े पुरजोश हैं। तीनों खिलाड़ियों का कहना है कि उनका ख्वाब पूरा होने वाला है और वो बेहद खुश हैं। ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा ये किया, लेकिन ये तो एक अच्छी बात है। अगर ये कुछ कर पाए तो ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात है। तीनों खिलाड़ियों ने गुलमर्ग में काफी कोशिश की और तीनों खिलाड़ी 5 दिसंबर को श्रीनगर से रवाना होंगे। तीनों खिलाड़ी पहले दिल्ली जाएंगे और वहां से उनके साथ दीगर खिलाड़ी भी शामिल होंगे, जहां से वो इटली के लिए रवाना होंगे। ये पहला मौका है जब कश्मीर के माजूर खिलाड़ी मुल्क से बाहर खेल में हिस्सा लेंगे। बैनुल अक़वामी स्कीइंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तीनों खिलाड़ी बहुत खुश और बाएतमाद हैं। इनके इंतखाब से वादी के दीगर माजूर खिलाड़ियों की भी उम्मीदें बढ़ी हैं कि उनकी सलाहियतों के पेश नज़र उन्हें भी मौके मैसर होंगे। मरकज के ज़ेर इंतजाम आने के बाद मरकजी हुकूमत भी इस रियासत की तरक्की और इसके शहरियों के लिए हर मुमकिन कदम उठाने में मसरूफ है, ताकि इस रियासत में मजीद तरक्की के दरवाजे खोले जा सकें। जी मीडिया के लिए श्रीनगर से फारूक मानी की रिपोर्ट। चलिए अब आपको मिलवाते हैं जीनियस भाई बहन के जोड़े से। हैदराबाद के रहने वाले नैना जायसवाल और उनका कुनबा इन दिनों जम्मू में है। नैना जायसवाल अपने कुनबे के साथ जम्मू में मुनाकिद नेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आए हैं। वहीं हमने नैना और उनके कुनबे से खास बातचीत की। जब मेरा जन्म हुआ तब करीबी लोगों ने कहा मेरे पापा से कि बेटी हुई है, सोना जमा करो। तो मेरे पापा ने कहा सोना तो नहीं खरीदेंगे, पर बेटी को जरूर सोने में बदलेंगे। सोने की तरह चमक रही ये बेटी हैदराबाद की रहने वाली है। उनके साथ उनका भाई अगस्त्य है। ऊपर वाले ने दोनों भाई बहनों में कूट कूट कर फनकारी और सलाहियत भरी है। मेरा नाम अगस्त्य जायसवाल है और जब मैं 2 साल का था तो मैं 300 प्रश्न के जवाब देता था और मैं जब 6 साल का हुआ तो मैं 3000 प्रश्न के जवाब देता था और अभी मैं 12 साल की उम्र में ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ और मैं टाइपिंग सिर्फ A to Z 2.72 सेकेंड्स में करता हूँ और मैं पियानो प्ले भी करता हूँ और गाने भी गाता हूँ और मैं टेबल टेनिस का राष्ट्र खिलाड़ी भी हूँ। 15 साल की उम्र में आमतौर पर कोई स्टूडेंट 10वीं या फिर 12वीं पास करता है, लेकिन
हैदराबाद की नैना जायसवाल ने इसी उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर ली है। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन कर लिया था। टेबल टेनिस की अच्छी खिलाड़ी नैना ने 8 साल की उम्र में ही 10वीं का इम्तिहान पास कर लिया था। उन्होंने 10 साल की उम्र में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर ली। नैना 17 साल की उम्र में PhD करने वाली एशिया की पहली खातून भी बनी हैं। जैसे कि मैंने 8 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज लंदन, और फिर 10 साल की उम्र में मैंने 12th किया, 13 इयर्स की एज में ग्रेजुएशन किया, 15 इयर्स की एज में पोस्ट ग्रेजुएशन, और जब 16 इयर्स की थी तब मैंने PhD में दाखिला लिया। और इसके साथ साथ टेबल टेनिस में मैं नेशनल चैम्पियन हूँ, साउथ एशियन चैम्पियन भी हूँ, और मैं दोनों हाथों से लिख सकती हूँ। टाइपिंग में मैं A to Z सिर्फ 2 सेकेंड में टाइप करती हूँ, और मुझे रामायण के 108 मान का भी कंठस्थ है। और टाइपिंग में A to Z मैं सिर्फ 2 सेकेंड में टाइप करती हूँ, और मैं हैदराबाद की जो स्पेशल बिरयानी होती है वो मैं सिर्फ 25 मिनट में बना सकती हूँ। नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शिरकत करने जम्मू पहुंची नैना ने जी सलाम से खास बातचीत करते हुए जानकारी दी कि वो सिर्फ एक टेबल टेनिस खिलाड़ी नहीं है, बल्कि एक गुलकार और फनकार भी हैं। नैना दोनों हाथों से लिख सकती हैं। नैना के मुताबिक वो महज 2 सेकंड में A से Z तक टाइप कर सकती हैं। रामायण के 108 श्लोक भी उसे याद हैं। तब जब मेरा जन्म हुआ तब करीबी लोगों ने कहा मेरे पापा से कि बेटी हुई है, सोना जमा करो। तो मेरे पापा ने कहा सोना तो नहीं खरीदेंगे पर बेटी को जरूर सोने में बदलेंगे। फलस्वरूप मैंने ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों में अपना तिरंगा लहराया है। सुनते वक्त तो हमें भी यकीन नहीं हुआ, फिर क्या था। नैना ने हमारे सामने ही दोनों हाथों से लिखकर दिखाया। अलग अलग हाथों से लिखने के बावजूद हैंडराइटिंग एक सी और साफ साफ। नैना ने हमें अपने पियानो बजाने और गाने की भी रिकॉर्डिंग दिखाई। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं इंडिया की एक अच्छी सिटीज़न बनूँ, और फिर उसके बाद IAS ऑफिसर बनकर देश की सेवा करूँ। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कोई भी फील्ड हो उसमें लड़कियाँ बहुत अच्छे से कर रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो या फाइनेंस, कोई भी हर एक फील्ड में लड़कियां अच्छा कर रही हैं। तो पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको स्पेशली टाइम देना चाहिए, जो कि आज के लाइफस्टाइल में बहुत कम दे रहे हैं पेरेंट्स टाइम बच्चों को। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें टाइम देना चाहिए, जो बहुत ही प्रीशियस है। नैना की ही तरह उनका भाई अगस्त भी कुछ कम नहीं है। अगस्त भी 12 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। अगस्त भी नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन हैं। अपनी बहन की तरह वो भी दोनों हाथों से लिख सकते हैं, पियानो बजा सकते हैं और गाने गा सकते हैं। मेरा नाम अगस्त्य जायसवाल है, और जब मैं 2 साल का था तो मैं 300 प्रश्न के जवाब देता था, और मैं जब 6 साल का हुआ तो मैं 3000 प्रश्न के जवाब देता था, और अभी मैं 12 साल की उम्र में ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ, और मैं टाइपिंग सिर्फ A to Z 2.72 सेकेंड्स में करता हूँ, और मैं पियानो प्ले भी करता हूँ और गाने भी गाता हूँ, और मैं टेबल टेनिस का राष्ट्र खिलाड़ी भी हूँ। दोनों भाई बहन जो कुछ भी हैं उसका पूरा क्रेडिट अपने वालिदैन को देते हैं। दोनों का मानना है कि अगर वालिदैन का हाथ उनके सर पर नहीं होता तो वे कुछ नहीं कर पाते। हम दोनों के जीवन में मेरे माता और पिता का बहुत योगदान रहा है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तस्वीर के तकदीर को बदलने वाले को चित्रकार कहते हैं, और अगस्त्य जायसवाल और नैना जायसवाल के इतिहास में रोशनी डालने वाले को ही अश्विनी कुमार जायसवाल और भाग्यलक्ष्मी जायसवाल कहते हैं। मेरी उपलब्धियों में मेरे मदर फादर दोनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि जो भी मैंने अचीव किया है आज वो उनकी वजह से ही है। लाइक 24/7 वो मेरे साथ रहते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो या म्यूज़िक हो, वो मेरे साथ रहते हैं और मुझे ट्रेनिंग देते हैं, और उनका मानना है कि हर बच्चा भी मेरे जैसा और अगस्त्य जैसा बन सकता है। नैना और अगस्त के वालिद अश्विनी मानते हैं कि हमें बेटा और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए और बच्चों को ऐसी अखलाकी तरबियत देनी चाहिए जिससे पूरे समाज को फायदा हो। अश्विनी उन वालिदैन को भी नसीहत दे रहे थे जो अपने बच्चों की परवरिश पर तवज्जो नहीं देते। उनका कहना है कि जंगल के जानवर भी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देते हैं।
हर एक स्त्री एक आदि शक्ति है, उसे हमें आगे बढ़ाना ही चाहिए और उनके साथ काम करना चाहिए। रही बात नैना जायसवाल की, मैं चाहता हूं कि नैना को मैंने ऐसे संस्कार दिए ताकि वो जो है सो भविष्य में 4 लोगों की मदद कर सके, 4 लोगों की सेवा कर सके, 4 लोग को इंस्पायर कर सके, ऐसे उसको मैंने प्रेरणा दी है। और मैं उसे समझाया हूं कि किस तरीके से समाज के लिए या देश के लिए अगर हम काम आते हैं तो हमारा पूरा परिवार धन्य माना जाएगा और हम सुख के साथ, शांति के साथ, मेरे और मेरे पूर्वज भी, उनके मेरे जो जितने भी मेरे माँ बाप जो गुजरे हैं उनको भी आत्म शांति रहेगी कि उनकी नवासी इस तरीके से कर रही है। देखिए कि एक आप जंगल में शेर को भी देखिए, शेरनी को भी देखिए, वो अपने बच्चों को साथ में रहकर सब चीज़ सिखाती है, कैसे शिकार करना है, कैसे जीना है, कैसा जंगल के ऊपर राज करना है। तो मैं तो एक इंसान हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पूरा समय में, मेरे धर्मपत्नी काफ़ी समय बच्चों को दिए और जो क्वालिटीज़ हम में हैं वो पूरे क्वालिटीज़ बच्चों में भी है और उम्मीद कर रहा हूँ कि इस क्वालिटीज़ से वो देश का और समाज का उद्धार कर सकें। अश्विनी ही की तरह उनकी अहलिया और नैना और अगस्त की वालिदा भी मानती हैं कि बच्चों के साथ वालिदैन का वक्त गुजारना जरूरी है। वो कहती हैं कि हर बच्चे में सलाहियत होती है, जरूरी है तो बस अच्छी परवरिश की। बच्चों को स्कूल्स में जो पढ़ाई के बारे में बर्डन करते, उससे प्रॉब्लम क्रिएट एक्स्ट्रा हो जाता है। उससे वैसा पढ़ाई भी हंसते खेलते पढ़ाना चाहिए उन लोगों को। और जंक फूड आजकल जो बच्चे खा रहे हैं उससे भी इफ़ेक्ट गिरता है बच्चों पे, वो भी बाहर का फूड नहीं देना चाहिए। और स्पेशली लड़कियों को, जैसा आप इन्होंने बताया, फैमिली में अगर एक लड़की पढ़ी लिखी है तो समझ लेना कि पूरे सारे फैमिली पढ़े लिखी है, तो उससे आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी उसमें लड़कियां भी एक डायनामिक पर्सनालिटी बन जाती है। और मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर बुरा नहीं माने तो अगर हर माँ को है ना सीरियल्स पे या किटी पार्टीज पे, सोशल पार्टीज में कम ध्यान दे के अगर लड़की के साथ आप थोड़ा 2 घंटे या 3 घंटे साथ देंगे तो हर कोई बच्ची नैना के जैसा बन सकते हैं। वैसे तो हमारे मुल्क में सलाहियत की कोई कमी नहीं है। वक्त वक्त पर एक से बढ़कर एक सलाहियतमंद बच्चे सामने आकर मुल्क का परचम पूरी दुनिया में लहराते रहे हैं। हैदराबाद के रहने वाले नैना जायसवाल और उनके भाई अगस्त जायसवाल की जोड़ी भी उन्हीं में से एक है, जिनसे दूसरे बच्चे भी हौसला ले सकते हैं। जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट, जी सलाम। मुल्क भर में बढ़ते हुए रेप के वाकयात पर जम्मू में भी कैंडल मार्च निकालकर रेपिस्ट के लिए फांसी की सजा का मुतालबा किया गया। वाज़ेह हो कि हैदराबाद में हुए दरिंदगी के खिलाफ मुल्क भर के लोगों में गुस्सा है और लोग बलात्कारियों के खिलाफ फांसी की मांग कर रहे हैं। हैदराबाद में खातून के साथ गैंगरेप के बाद बेरहमी से जला देने का मामला सामने आया था और जिसके बाद हर किसी के दिल में और जुबान पर गुस्सा है। बहुत बुरा सलूक किया है उस लड़कों ने, ये उसके लिए है, उसकी जस्टिस के लिए उसे जस्टिस मिलना चाहिए। क्या जस्टिस की मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि जो वो लड़के हैं जिन्होंने सब बहुत गलत किया है उनको फांसी होनी चाहिए। आप क्या गवर्नमेंट से मांग करते हैं सरकार से? वही लड़के नहीं, उनके जैसे जो और बाकी लड़के थे, ऐसा कानून बनना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती करने से पहले किसी लड़के की रूह तक काम जाए कि किसी लड़का ऐसा गलत ना करे। सरकार से कि जो दोषी हैं, इन्होंने ये गलत काम जो किया है उनको शरेआम फांसी दी जानी चाहिए, ताकि इस तरीके की वारदात जो है वो हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में कहीं पर भी ऐसी वारदात होने ना पाए। इसी सिलसिले में आज आप सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है और जम्मू कश्मीर की तरफ से हम आप सभी से मिलकर के हम सरकार से ये आह्वान करते हैं कि इस प्रकार की हत्याओं पर रोक लगाएं। श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में 2 रोज़ा मार्शल आर्ट इवेंट आज इख्तिताम पसीर हो गया। इस इवेंट में अलग अलग एज के ग्रुप के लोगों ने और बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कश्मीर सोसाइटी के चेयरमैन ख्वाजा फारूक रिंजू शाह भी खास तौर पर मौजूद रहे। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और अपनी स्टेट को भी नेशनल लेवल पे अपनी स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया है। आज मेरा यहाँ पे गोल्ड मेडल है। मैं पिछले 4 साल से खेल रही हूँ। मैं भूटान गई हूँ, मलेशिया गई हूँ और मैंने 3 इंटरनेशनल्स खेले हैं और मैं काफ़ी डिफरेंट स्टेट्स में भी गई हूँ। यहाँ पे
जब मैं यहाँ पे जब आते हैं तो अपनी स्टेट लेवल पे पता चलता है यहाँ कितना टैलेंट है बच्चों में और ये गेम कितनी आगे पहुँच गई है। मैंने भी इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल्स पे। मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेला है, मगर इस वाले टूर्नामेंट में हमें ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ी। मैं यहाँ पर वुशु खेलती हूँ। मेरे को यहाँ पे 4 साल हो गए वुशु खेलने के लिए। देखिए 4 महीने से हमारे बच्चे घर बैठे हुए हैं, इवन स्कूल भी नहीं लग रहे हैं। अभी स्टार्ट हुए हैं, स्कूल तो खुले थे लेकिन बच्चे नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगता है ये एक स्टेप लिया गया कि ताकि बच्चे बाहर निकलें और जो उन पे स्ट्रेस है वो ख़त्म हो। तो आपने देखा कि आज बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं और निकले हैं बाहर और इसको देख रहे हैं। ये जो हमारी टांगली मॉडो एसोसिएशन है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और अभी जैसे दिल्ली में 21 को वहाँ भी एशियन प्रोग्राम हो रहा है जो है, वहाँ भी हमारे बच्चे जा रहे हैं। और ये 2-3 गेम्स में है जिसमें पिछले कुछ सालों में कश्मीर में नाम पैदा हुआ है। किक बॉक्सिंग है या टांगली मोडो है या मार्शल आर्ट में। मुझे लगता है इसमें हमें काम करना चाहिए और हमारे बच्चों को इसमें काफ़ी मौका है कि वो अपने हुनर दिखा सकें। इसमें हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि जो कश्मीर के स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट है ये कभी न इसको कोई मार सकता है न मरेगा। हमारे कश्मीर की शिनाख्त है। तो कश्मीर की शिनाख्त के लिए आप देखें जो हमारे पास ये आज जिनको मेडल थे, तो ये वो कश्मीर के यंग टैलेंट्स है जो कश्मीर सपोर्ट सोसाइटी के हमारे चौधरी साहब है, हमारे अरशद साहब है, नज़ीर साहब है और जो जिन्होंने भी यहाँ पे इसमें हुआ। तो ये इट वाज पेंडिंग, बहुत पिछले 6 महीने से इनके अवार्ड पेंडिंग थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज इन टैलेंट्स को भी ये लगा। और आपने देखा होगा जिस हिसाब से, मैं तो हमेशा कह रहा हूँ कश्मीर इज़ द सोर्स ऑफ मार्शल आर्ट। कश्मीर हर स्पोर्ट्स में हम आसमां पे पहुंच सकते हैं, हमारी शिनाख्त कोई मिटा नहीं सकता। कश्मीर की एक अपनी पहचान है सारी दुनिया में। तो ये इंशाल्लाह ये पहचान रहेगी और इस पहचान में हमारी जो ये नई यंग नर्सरी है, इस नर्सरी के टैलेंट्स को हमें पेश करना होगा और हमें इनके ये दुनिया को बताना होगा कि देखिए कश्मीर नाम है नॉलेज का, कश्मीर नाम है टैलेंट का, कश्मीर नाम है एफिशिएंसी का, कश्मीर नाम है एक ऐसे इतिहास का जिसमें स्पिरिचुअलिज्म, जिसको हम हमेशा कह रहे हैं, हमारे मखदूम साहब, हमारे दस्तगीर साहब, हमारे जो अवलिया कराम है वही हमारे कश्मीर को बचा रहे हैं और इंशाल्लाह वही बचाएंगे। और पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के सखी मैदान गांव में वाक़ साईं छोटे शाह की ज़ियारत पर 3 रोज़ा उर्स अख्ताम पजीर हो गया। और उसके आखिरी दिन पुंछ के अलावा बाहरी दूसरे ज़िलों और आसपास के इलाकों से आए हज़ारों की तादाद में लोगों ने ज़ियारत पर सजदा कर दुआएं मांगी। अक़ीदतमंदों के लिए लंगर का भी इंतज़ाम किया गया था। तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, तकरीबन 36 साल से ज़ियारत शरीफ की खिदमत भी अंजाम दे रहा हूँ। ये जो मज़ार है ये हज़रत बाबा सईद छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का है। ये वाक़या सखी मैदान में के दरमियान में ये वाक़या है और इस मज़ार पर हर साल में 2 मरतबा उर्स शरीफ का एहतमाम होता है। ये शशमाई उर्स शरीफ जो माह मंगर में 13, 14, 15, 16 को होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा दिन है इसका। पहले दिन में ख़त्मात मज़मात का सिलसिला था जिसमें उलमा इकराम बाहर से आए, जुम्मतुल मुबारक में बयानात का सिलसिला रहा और ये लंगर का सिलसिला जो है वो शाम तक जारी रहा। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह रस्मी अलम अदा हुई और चादर पोशी का सिलसिला रहा। बहुत सारे उलमा इकराम, बड़े मुक़्तदर शख्सियात यहाँ और हत्ता के हर मज़हब वाले लोग, आर्मी के अफसरान सब यहाँ आए और दुआ का सिलसिला रहा। कल भी लंगर जारी रहा। आज 3 दिन से उर्स मनाया जा रहा है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद ज़ायरीन जोक तशरीफ़ ला रहे हैं और यहाँ पर आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से हमें बहुत अच्छा ताउन मिला है और बेहतरीन इंतज़ाम हुए हैं और आज शाम को ये उर्स इख्तिताम पजीर हो जाएगा। यहाँ पर जोरी, थन्ना मंडी, दरहाल मंडी, सुरनकोट, पुंछ और प्रॉपर मेंढर और बालाकोट, पीर पंजाब रेंज से हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग जो तशरीफ़ ला रहे हैं।